आरएएस के एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के पाठ्यक्रम में 2021 में एक नया टॉपिक जोड़ा गया था और वह टॉपिक था कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग है, 2021 में जोड़े जाने के बाद 2021 के आरएएस मेंस के पेपर में उस पर एक 150 शब्दों का मतलब 100 शब्दों का एक बड़ा प्रश्न पूछा गया। तो उस प्रश्न के जो आदर्श उत्तर में किन बिंदुओं का समावेश किया जाना चाहिए, इस सत्र में, इस कक्षा सत्र में आपसे मैं ये चर्चा करूंगा। प्रश्न ये था कि नैतिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण कारकों को समझाइए। यदि नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो तो आप किस प्रकार समन्वय करेंगे, सो उदाहरण समझाइए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इसेंशियल इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। मतलब हम लोग यहाँ पर आरएएस का जो प्रशासनिक नीति शास्त्र, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में 2021 में, मतलब यहाँ पर जो प्रशासनिक नीति शास्त्र का जो टॉपिक है, इस प्रशासनिक नीति शास्त्र के नए पाठ्यक्रम में, जो नया पाठ्यक्रम अर्थात जो 2021 में जो पाठ्यक्रम जोड़ा गया था, तो इस नए पाठ्यक्रम में क्या हुआ कि यहाँ पर जो नैतिक निर्णय है, एथिकल डिसीजन मेकिंग है, एथिकल डिसीजन मेकिंग, इसमें दरअसल इसमें एक क्वेश्चन क्या है पूछा गया। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग का जो टॉपिक था, इसमें योगदान करने वाले जो कारक हैं, उन योगदान करने वाले कारकों की चर्चा की गई। और योगदान करने वाले जो कारक थे, ये आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो ये कारक 4 थे। एक कारक यहाँ पर सामाजिक न्याय का कारक था, जो सिलेबस में ही दिया गया था, सोशल जस्टिस का कारक था। एक ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी जो चिंताएं होती हैं, उन चिंताओं का कारक था। एक कारक यहाँ पर शासन में गवर्नेंस में जो उत्तरदायित्व का कारक होता है, वह कारक था। और एक चौथा कारक यहाँ पर नैतिक संहिता से जुड़ा हुआ था। बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो ये जो चारों कारक हैं, सामाजिक न्याय के, मानवतावादी चिंता के, या फिर शासन में उत्तरदायित्व के, नैतिक संहिता के, ये कैसे योगदान करते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग में, इसको आपको पढ़ना था, समझना था। और आप ये पाएंगे कि आरएएस की जो मुख्य परीक्षा है, इस मुख्य परीक्षा में 2021 में ही इस पर एक सवाल पूछ दिया गया। और सवाल क्या था? एक्सप्लेन द फैक्टर्स इसेंशियल इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। एक्सप्लेन द फैक्टर्स essential in ethical decision मेकिंग। और इसमें एक टेल भी जोड़ा गया कि इन केस ऑफ इथिकल डिसीजन मेकिंग अगेंस्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, हाउ विल यू हार्मोनाइज देम, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। इन केस ऑफ ethical decision making, in case of ethical decision making या ethical decision
बीइंग अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव decision, administrative decision, how will you harmonize, how will you harmonize them, explain with examples, explains with एग्जाम्पल्स। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो नैतिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण कारकों को समझाइए। यदि नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो, यदि नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो, तो आप किस प्रकार समन्वय करेंगे? तो आप किस प्रकार समन्वय करेंगे? सो उदाहरण समझाइए। अच्छा प्रश्न है और इसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी एक तरह से पूछती गई है। देखिए, सबसे पहली जो बेसिक बात है वो ये समझना है कि मैनेजमेंट गुरु कहे जाने वाले पीटर ड्रकर ने अपनी किताब एडमिनिस्ट्रेटिव या इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव में लिखा है कि निर्णय तो बस निर्णय होता है, निर्णय अच्छा बुरा सही गलत नहीं होता। निर्णय केवल प्रभावी या अप्रभावी, या सरल भाषा में इंसानों के जो फैसले होते हैं या तो वे असरदार होते हैं या बेअसर होते हैं, या तो वे इफेक्टिव होते हैं या इनइफेक्टिव होते हैं। पीटर ड्रकर के इस बात में यह कहा जा रहा है कि जो डिसीजंस होते हैं या जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो अपने साथ किसी अच्छे बुरे का सही गलत का कोई कंपोनेंट जो है वो शामिल नहीं करती। दरअसल कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी डिसीजन को एथिकल बनाती है, और कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी डिसीजन को एथिक्स के अगेंस्ट बता देती हैं। तो एक तो ये चीज क्या है, पूरा होना, यह चीज आपको समझना चाहिए। और इसके साथ ही एक दूसरी चीज भी आपको समझना चाहिए। यहां पर जो मैंने कहा उस चीज को आप समझें कि पीटर ड्रकर की एक किताब है इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव। पीटर ड्रकर हर्बर्ट साइमन के बाद दूसरे सबसे बड़े विद्वान हैं जिन्होंने डिसीजन मेकिंग पर काम किया। तो पीटर ड्रकर अपनी किताब द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव में प्रभावी कार्यकारी, इसका हिंदी अनुवाद होगा, उसमें वे निर्णय के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसाइट हमें देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो हमारे निर्णय होते हैं वो उनको सही
या गलत, उनको राइट या रॉन्ग ये कहना ठीक नहीं है। ये सही और गलत नहीं होते हैं। जो हमारे निर्णय होते हैं वो दरअसल अच्छे या बुरे, गुड और बैड भी नहीं होते हैं। निर्णय की जो एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? निर्णय तो बस क्या होता है, प्रभावी होता है या अप्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है या इनइफेक्टिव होता है। अगर निर्णय जिस उद्देश्य को हासिल करने के लिए लिया गया है, अगर उस उद्देश्य को पूरा करता है तो निर्णय प्रभावी होगा। जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का नोटबंदी का निर्णय प्रभावी निर्णय नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर राजनीतिक पंक्तियों से जो पॉलिटिकल लाइंस हैं उन लाइंस से अलग जाकर देखें, तटस्थ होकर देखें, तो जिन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए नोटबंदी का निर्णय लिया गया था उसको खुद उनके राजनीतिक दल और उनके सरकार के जो मंत्री हैं वो मानते हैं कि उन उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है। तो निर्णय या तो प्रभावी होता है या निर्णय जो होता है वो ये क्या होता है, वह इनइफेक्टिव होता है। फैसले या तो असरदार होते हैं या हम ऐसे फैसले लेते हैं जो बेअसर होते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको आप निर्णय कहते हैं वो दो चीजों का मेल है। इट्स जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन एंड चॉइस। मूल्यांकन और चयन का क्या है, ये निर्णय जो होता है ये क्या होता है, मेल होता है। अब इसका मतलब ये है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी जब निर्णय लेता है तो उसके निर्णय प्रभावी होने के बावजूद भी अनैतिक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पुलिस अधिकारी किसी चोरी को, किसी डकैती को, किसी दंगे में संलिप्त जो लोग हैं उन संलिप्त लोगों को पकड़ने के लिए, उन संलिप्त लोगों को पकड़ने के लिए तो एक पुलिस अधिकारी किसी दंगे में, किसी चोरी में, किसी डकैती में संलिप्त जो लोग हैं उन संलिप्त लोगों को पकड़ने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाता है जो हथकंडे व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध हैं। वो 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर सकता है और उससे वो कामयाब भी होता है। तो उसका निर्णय प्रभावी तो है लेकिन वो नैतिक नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के अधिकार, उसके मानव अधिकार इसके विरुद्ध हैं। इसलिए एथिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी को यह बात समझना होगा कि निर्णय प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। कई बार निर्णय हमारे कानून के अनुरूप होते हैं, फिर भी एक बहुत बड़ा द्वंद्व या असमंजस पैदा होता है कि वे नैतिकता के क्या होते हैं, कानून के अनुरूप होते हैं लेकिन क्या होते हैं, नैतिकता के क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं। तो यहां पर आप ये पाएंगे कि जो निर्णय होता है वो हमारे मूल्यांकन और हमारे चयन का मेल होता है। हम किसी समस्या में जब होते हैं तो उस समस्या का समाधान करने के लिए पहले उस समस्या को हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन ऑप्शंस को वेट करते हैं, उन विभिन्न विकल्पों का, जो विभिन्न विकल्पों के बारे में हम सोचते हैं, डिजाइन करते हैं और उन विभिन्न विकल्पों के बारे में सोचते हैं। तो हम यहां पर परिस्थिति और विकल्प का एक तरह से क्या करते हैं, विकल्पों को आपस में भी इवैल्यूएट करते हैं और परिस्थिति और विकल्प के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि किस परिस्थिति में कौन सा विकल्प ज्यादा कारगर होगा और उसके बाद उसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्स हमें, अनुक्रिया हमें प्रतीत होती है, उस मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को हम क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं। तो जो निर्णय होता है
वह निर्णय दरअसल मूल्यांकन और चयन का, इवैल्यूएशन और चॉइस का क्या होता है, ये मेल होता है। और मूल्यांकन के बाद जो चयन है, तो किसी भी विकल्प को आप सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प मान रहे हैं। जैसे बहुत छोटी सी बात है कि आपने अपने पढ़ने वाले रूम से नीचे आवाज सुनी कि कल पानी की सप्लाई बंद रहेगी, तो आपने क्या किया कि कहने के अनुसार, निर्देश के अनुसार पानी कलेक्ट करके रख लिया। और यहां पर इसके साथ ही आपने कल के लिए एक व्यवस्था भी बना ली। तो यहां पर पानी की सप्लाई न होने से, पानी की आपूर्ति न होने से उत्पन्न होने वाली जो किल्लत थी, उस किल्लत से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए आपको जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प लगा वो ये लगा कि पानी को कलेक्ट करके रख लिया जाए और इसके साथ ही कल की पूरी समुचित व्यवस्था कर दिया जाए। एक दूसरा विकल्प भी हो सकता है कि मैं किसी दूसरे इलाके में रहने वाले अपने दोस्त को फोन करूं और वहां पर यह कह दूं कि भाई मेरे यहां तो कल पानी नहीं आएगा। वो आपको ऑफर करता है आया, आप उसको कहते हैं कि मैं कल तुम्हारे यहां आऊंगा। यहां पर आप देखेंगे कि इसमें कोई, आप जब इस तरह का चॉइस करते हैं, इस तरह का रास्ता जब आप अपनाते हैं, तो वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको हम ये कहें कि वो नैतिक होती है या क्या होती है, अनैतिक होती है। हम इसको वहां पर ये नहीं कह सकते कि वह नैतिकता और अनैतिकता का क्या है, प्रश्न उसमें जुड़ा होता है। लेकिन आपसे तो RAS मेंस में ये पूछा जा रहा है कि एथिकल डिसीजन मेकिंग के इसेंशियल फैक्टर्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इसेंशियल इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। देखिए, जो भी हमें गाइडेंस हमें मिलता है, जो मार्ग निर्देश हमें मिलता है नैतिकता के संबंध में, वो दो प्रकार का होता है, एक बाह्य और दूसरा आंतरिक। तो बाह्य जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, उनमें हम नैतिक संहिताओं की बात कर सकते हैं, कानून की बात कर सकते हैं, और इसके साथ ही क्या है, संविधान वगैरह की बात कर सकते हैं। जैसे किसी का मर्डर करना कानूनी रूप से भी गलत है, अवैध है, कानूनी रूप से भी दंडित किए जाने वाला एक बहुत बड़ा अपराध है, और नैतिक रूप से भी गलत है। तो जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर चीजें कानूनी रूप से तो अवैध होती ही हैं, नैतिक रूप से भी क्या होती हैं, वहां पर जीवन में कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो नैतिक रूप से भी क्या होती हैं, गलत होती हैं। तो जो कानूनी रूप से अवैध है और जो नैतिक रूप से गलत है, इन दोनों के संदर्भ में यहां पर अगर हम लोग देखें, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो यहां आप ये पाएंगे कि जो इस तरह की स्थिति होती है वहां पर कोई असमंजस नहीं होता। लेकिन इससे ये तो हमें पता लगता है कि कानून उन चीजों को भी रोकता है जो नैतिक रूप से सही नहीं होती हैं। ये हो सकता है कि कुछ चीजें नैतिक रूप से सही नहीं हो, लेकिन उनमें कानून में उनको रोकने का कोई तरीका ना हो या कानून में कोई प्रावधान ना हो। जैसे मान लीजिए कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ विश्वासघात किया, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ जो उसने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को उसने तोड़ दिया। तो यहां पर कानून में इसका कोई प्रावधान आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये नैतिक रूप से गलत है। तो नैतिकता और कानून जो है कुछ बिंदुओं पर समानांतर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर वे एक साथ नहीं चलते। कुछ चीजें कानूनी रूप से सही होते हुए भी नैतिक रूप से गलत हो सकती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कानूनी रूप से गलत होते हुए भी नैतिक रूप से सही हो सकती हैं। तो लेकिन जो हमें अपने जीवन में नैतिक मार्गदर्शन मिलता है, जो हमें इथिकल गाइडेंस मिलता है, उसके दो प्रकार के कारक होते हैं, और वो दो प्रकार के कारकों को हम एक एक्सटर्नल बाह्य कारक और दूसरा क्या है, आंतरिक कारकों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे जो हमारी अंतःचेतना है, जो हमारी जो अंतः प्रज्ञा है, वो दरअसल एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे भीतर है। तो एक प्रकार के कारक क्या होंगे, आंतरिक कारक होंगे,
और दूसरी तरफ से अगर आप कहते हैं कि आप अगर प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आपको केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 में जो नियम दिए गए हैं उन नियमों का पालन करना होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि आप एक बाहरी संहिता से बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि किसी निर्णय के नैतिक आयाम को सुनिश्चित करने के लिए दो प्रकार के कारक हमारे सामने मौजूद होते हैं। एक तरफ कर्ता के भीतर का अंतश्चेतना जैसा कारक, कर्ता की अंतश्चेतना जो है वह किन सिद्धांतों से, किन मूल्यों से संचालित हो रही है, उस तरह के कारक होते हैं। दूसरा, कर्ता के बाहर के कारक, जैसे संविधान में भी कुछ मूल्य होते हैं, संविधान में समानता का, स्वतंत्रता का मूल्य है। फिर इसी तरह से कुछ कानून हो सकते हैं, कुछ संहिताएं हो सकती हैं, जहां पर कुछ नियमों, सिद्धांतों, आदर्शों, इन सबको क्या ध्यान में रखा जाए। तो जब आप RAS 2021 के इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि नैतिक जो निर्णय है, जो एथिकल डिसीजन मेकिंग है, नैतिक जो निर्णय है, इसको प्रभावित करने वाले, इसको जो प्रभावित करने वाले जो हैं वो महत्वपूर्ण कारक, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो एथिकल जो डिसीजन मेकिंग है, हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो एथिकल डिसीजन मेकिंग है, इस एथिकल डिसीजन मेकिंग के दो प्रकार के कारक होते हैं। मतलब यहां पर हम ये कहेंगे कि महत्वपूर्ण कारक जो होते हैं, इसमें एक होता है व्यक्ति की, जो व्यक्ति से जुड़े हुए कुछ आंतरिक कारक, आंतरिक कारक, और इसके साथ ही बाह्य कारक, बाह्य कारक। जो आंतरिक कारक है वह व्यक्ति की अंतश्चेतना है, अंतश्चेतना है, और इस अंतश्चेतना को कौन से सिद्धांत, इस अंतश्चेतना को कौन से मूल्य, इस अंतश्चेतना को कौन से आदर्श उसे प्रभावित कर रहे हैं, ये उसके डिसीजन मेकिंग का एक एस्पेक्ट होगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, इसके कुछ बाह्य कारक भी हो सकते हैं, जैसे किसी देश के संविधान में भी कुछ आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों की बात होती है। इसी तरह से किसी देश के किसी कानून में भी कई बार कानून का भी आधार कुछ नैतिक आदर्श, नैतिक कारक क्या होते हैं। और इसके साथ ही संविधान और कानून के अलावा यहां पर जो कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स, संहिता जैसे कारक भी होते हैं। तो संविधान, कानून, नियम जो होते हैं, विनियम जो होते हैं, ये कर्ता के, एजेंट के, डिसीजन मेकर के भीतर के कारक नहीं होते, ये डिसीजन मेकर के बाहर के कारक होते हैं। तो आप जब इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो इस उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे कि किसी निर्णय के नैतिक आयाम को सुनिश्चित करने में दो प्रकार के कारक महत्वपूर्ण होते हैं। मैं इसको आपको ड्राफ्ट कर रहा हूं कि इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि किसी निर्णय, यहां पर आदर्श उत्तर के, जो आदर्श उत्तर है, उस आदर्श उत्तर के जो बिंदु हैं उन कि किसी निर्णय के नैतिक आयाम को सुनिश्चित करने के लिए, किसी निर्णय के नैतिक आयाम को सुनिश्चित करने के लिए दो प्रकार के कारकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
पहला आंतरिक कारक, आंतरिक कारक जैसे अंतश्चेतना को प्रभावित करने वाले मूल्य सिद्धांत, और एथिक्स में कंसेंसस जो है वो एक एथिकल डिसीजन मेकिंग का या एथिकल गाइडेंस का एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। अभी जैसे आपने अखबारों में पढ़ा होगा और बाद में उस पर विवाद भी उठा कि एक स्टंट था, लेकिन बिहार के एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने 23 लाख से ऊपर की राशि अपनी अंतश्चेतना की आवाज पर वापस कर दी, और उनका कहना था कि उन्होंने क्या है, कोई बच्चों को नहीं पढ़ाया है, इसलिए वे इस राशि को क्या है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि बाद में उस पर विवाद भी उठा, लेकिन इसका मतलब यह है कि बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर लल्लन प्रसाद ने अपनी अंतश्चेतना की आवाज के आधार पर तकरीबन 24 लाख रुपए विश्वविद्यालय प्रशासन को इस आधार पर वापस कर दिया कि उनका कंसेंसस अलाउड नहीं करता है कि वे बिना पढ़ाए हुए इस राशि को अपने बच्चों के पास कह रख लें। तो यहां आप देखेंगे कि ये जो बात कही जा रही है, इसका मतलब यह है कि एक आंतरिक कारक भी होता है, और जो इनर कॉन्शस है हमारा, उस इनर कॉन्शस को कौन से वैल्यूज, कौन से प्रिंसिपल्स हमारे इनर कॉन्शस को प्रभावित कर रहे हैं, ये एक मुद्दा होता है। तो आंतरिक कारकों में अंतश्चेतना होती है। फिर इसी तरह से हम लोग यहां पर देखेंगे कि कर्ता के बाहर के कारक होते हैं, जिसको हम लोग वाह्य कारक कह सकते हैं। तो ये जो वाह्य कारक हैं, मतलब आउटसाइड ऑफ द पर्सन, ये वाह्य कारक क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो संविधान में, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी देश के कानूनों में, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी देश में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के द्वारा लिए बनाई गई जो संहिताएं होती हैं, या कुछ नियम होते हैं, कुछ विनियम होते हैं, उनमें कुछ चीजें डाल दी जाती हैं। और हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का रिवाज है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ कोड ऑफ इथिक्स भी है। तो यहां इसका मतलब है कि कुछ वाह्य कारक भी होते हैं। अब इसके साथ ही दूसरा पॉइंट आप यहां पर क्या है लिखेंगे कि आंतरिक कारकों के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों या लोक सेवकों के निर्णय तब नैतिक माने जाते हैं जब वे व्यक्ति के गरिमा के मानववादी चिंता को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। मतलब यहां पर कि प्रशासनिक अधिकारियों, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों या लोक सेवकों के जो निर्णय हैं, लोक सेवकों के जो निर्णय हैं, वे निर्णय नैतिक होते हैं, नैतिक होते हैं जब वे व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ पर्सन, व्यक्ति की गरिमा के आधार पर, के मानव के या व्यक्ति की गरिमा के मानववादी चिंता को, जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, मानववादी चिंता को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से समझिए। अगर मैं एक अधिकारी हूं, मैं आरएएस ऑफिसर हूं, और मुझे ये चेक करना है, मुझे ये परखना है या अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या मेरे निर्णय
नैतिकता से युक्त हैं, क्या मेरी जो डिसीजन मेकिंग है एथिकल है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे निर्णय को लेते समय क्या मैंने इस फैक्टर को ध्यान में रखा है कि व्यक्ति की गरिमा जो है वो किसी भी रूप में प्रभावित न हो। और व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति के कुछ अधिकारों से बनती है। प्रसिद्ध विचारक, जर्मन विचारक कांट ने कहा था कि वस्तुओं की अपनी एक कीमत होती है, लेकिन मनुष्य की कीमत नहीं होती है, उसकी गरिमा होती है। और किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को किसी दूसरे भी मकसद का साधन नहीं बनाना चाहिए। मनुष्यता स्वयं में साध्य है, इसको हमेशा साध्य मानकर कार्य किया जाना चाहिए। तो ये मानवता को साध्य मानने पर हम व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के मानव अधिकारों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो निर्णय हैं वो निर्णय नैतिक पहलुओं से युक्त हो जाएंगे। जैसे किसी आपदा के आने के बाद अगर एक या दो व्यक्ति भी कहीं पर गुम है, गायब है, मान लीजिए कि बादल फटने की घटना के बाद कुछ एक दो लोग जो किसी नदी में सैर करने गए थे वे गायब हैं, तो यहां पर हम उनके जीवन के अधिकार को उपयोगिता या जो मितव्ययिता है उस मूल्य की तुलना में ज्यादा वरीयता देंगे। जैसे हमारे सामने कई बार यह सवाल होता है कि हम मितव्ययिता के मूल्य के अनुसार कार्य करें, फिजूल खर्ची न करें, जितना जरूरत है उतना ही खर्च करें। और ये सरकारी और निजी प्रशासन दोनों में क्या है, निजी जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़े तो वो लाखों रुपए खर्च करना नैतिक रूप से जायज है, क्योंकि जो मानव अधिकार है, जो जीवन का अधिकार है व्यक्ति का, और जो व्यक्ति की गरिमा है, उसकी कीमत रुपए पैसे के सामने, वो दरअसल क्या है, रुपए पैसे के सामने जो है वह क्या है, लगाई ही नहीं जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जब एक प्रशासनिक अधिकारी किसी के जीवन के अधिकार का प्रश्न आए, किसी की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा का प्रश्न आए, तो व्यक्ति के सम्मान का प्रश्न आए, तो वहां पर उसे व्यक्ति के सम्मान और गरिमा के कारक को ध्यान में रखकर जब वो निर्णय लेता है, तो वह प्रशासनिक अधिकारी या वह लोक सेवक जो होता है वो इथिकल डिसीजन मेकिंग के एक इसेंशियल फैक्टर, व्यक्ति की गरिमा की मानववादी जो चिंता है उस चिंता को, या प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में साध्य समझा जाए, किसी को भी साधन न समझा जाए, इस बात को ध्यान में रखकर क्या है, निर्णय लेता है। यहां पर क्या है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में जब कोई निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में साध्य, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है, यह मानकर लिया जाता है, तो वह निर्णय नैतिक होता है। ये एक पॉइंट है। इसके साथ एक दूसरा पॉइंट भी है, एक अन्य कारक भी है। जनहित के प्रति उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर लिया जाने वाला निर्णय भी नैतिकता के महत्वपूर्ण कारक को अपने भीतर शामिल करता है। बहुत छोटी सी बात है कि मैं उसी चीज के लिए जवाबदेह हो सकता हूं, जिम्मेदार ठहराया जा सकता हूं, जो मैंने सोच समझकर अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया है, बिना किसी बाध्यता, विवशता या दबाव में आकर किया है।
अगर मैं विवश होकर कोई काम कर रहा हूं, अगर मैं दबाव में आकर कोई काम कर रहा हूं, या किसी प्रकार की बाहरी बाध्यता के वशीभूत होकर कोई कार्य कर रहा हूं, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। और अगर मैं स्वतंत्र नहीं हूं तो फिर मैं कार्य करने में स्वतंत्र नहीं हूं, तो मैं उस कार्य के लिए उत्तरदायी भी नहीं होऊंगा। तो पहली चीज तो यह है कि जहां पर भी नैतिकता होती है वहां उत्तरदायित्व होता है। जो भी व्यक्ति नैतिक है वो जिम्मेदार भी है। क्यों? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मैं चाहता तो इससे अलग काम भी कर सकता था, इसका मतलब यह है कि कार्य करने की स्वतंत्रता आपके पास थी। और अगर कार्य करने की स्वतंत्रता आपके पास थी तो आप उस कार्य के लिए उत्तरदायी भी हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि नैतिकता हमेशा एक उत्तरदायित्व के तत्व के साथ जुड़ी होती है। लेकिन यह उत्तरदायित्व तो एक खास इंसान को लेकर हो सकता है, निजी किस्म का उत्तरदायित्व हो सकता है। कई बार हम अपनी आजादी का, अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग जो है अपने आप को आगे बढ़ाने में करते हैं। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि साहब ये जिम्मेदार तो हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपने प्रति है। वहां पर क्या हम ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को नैतिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसीलिए जनहित के प्रति उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर लिया जाने वाला निर्णय भी नैतिक निर्णय होता है। तो यहां पर हम लोग तीसरे पॉइंट को लिखेंगे कि जनहित के प्रति, पब्लिक इंटरेस्ट के प्रति, जनहित के प्रति उत्तरदायित्व का जो निर्णय है, जनहित के प्रति उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर लिया जाने वाला निर्णय भी नैतिकता से युक्त होता है। जनहित के प्रति उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर लिया जाने वाला निर्णय भी नैतिकता से युक्त होता है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ऐसे निर्णयों में व्यक्ति अपने स्वार्थ से या निजी हित से ऊपर उठकर निर्णय लेता है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि नैतिक उत्तरदायित्व ऐसा उत्तरदायित्व जिसमें हम अपने प्रति नहीं बल्कि एक व्यापक समूह, समुदाय, अपने स्वार्थ को छोड़कर व्यापक समाज के प्रति उत्तरदायित्व महसूस करते हैं, वही निर्णय नैतिक निर्णय होता है। भारत के महान विचारक विवेकानंद जी ने कहा था कि नैतिकता का आरंभ उसी बिंदु से होता है जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। तो ये एक फैक्टर यहां पर यह भी है, जनहित के प्रति उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप निर्णय क्या है, आप जो निर्णय लेते हैं वो नैतिक निर्णय होता है। एक अधिकारी के लिए इसीलिए उत्तरदायित्व का जो गुण होता है वो अपेक्षित होता है। और पब्लिक एथिक्स के जितने भी सिद्धांतकार हैं, पब्लिक एथिक्स के जितने भी मूल्य हैं, उनमें उत्तरदायित्व के मूल्य को बहुत ही वरीयता दी जाती है। यह भी कहा जाता है कि निजी नैतिकता जो होती है, वह नैतिकता जो होती है वो एथिक ऑफ कन्विक्शन होती है, लेकिन जो सार्वजनिक नैतिकता होती है वो एथिक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
आईएएस में एक वर्ष सवाल पूछा गया था जिसमें मैक्स वेबर का स्टेटमेंट दिया गया था, और उसमें पब्लिक एथिक्स और प्राइवेट एथिक्स के बीच में एक बहुत ही डिमार्केटिंग बात कही गई थी। वो बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि निबंध वगैरह जो है फेमस कोटेशंस पर आ जाते हैं। तो उसमें ये बात कही गई थी कि जो निजी नैतिकता होती है वह दरअसल एथिक ऑफ कन्विक्शन होती है, वह विश्वास की नैतिकता होती है, लेकिन जो सार्वजनिक नैतिकता होती है वो एथिक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब एक डिसीजन मेकिंग, एक अधिकारी को लेकर, एक प्रशासन के संदर्भ में जब आप डिसीजन मेकिंग की बात सोचेंगे, तो वो डिसीजन मेकिंग जो होनी चाहिए वो दरअसल जनहित को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। इसलिए जनहित के प्रति उत्तरदायित्व जो है उसको ध्यान में रखकर लिया जाने वाला जो निर्णय होता है, वह निर्णय क्या होता है, अपने भीतर नैतिकता के कारक को समाविष्ट करता है, अपने भीतर नैतिकता के कारक को शामिल करता है। निकोलस हेनरी की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बहुत चर्चित किताब है, जिसको अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो रेफर करते ही करते हैं। तो उसमें एक ब्यूरोक्रेटिक जो एथिक्स है, उस पर पूरा एक चैप्टर है, और उसमें वो सीधे सीधे कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक जो अकाउंटेबिलिटी है, वो अकाउंटेबिलिटी जो एथिकल वैल्यू होता है, उस एथिकल वैल्यू को इंश्योर करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये एक और तीसरी बात है। चौथी बात यहां पर यह है कि समाज में कमजोर लोग भी होते हैं, समाज में मजबूत लोग भी होते हैं। मजबूत का पक्ष लेना अपेक्षाकृत आसान होता है। मजबूत के संपर्क और संबंध होते हैं। लोग आजकल कहते भी हैं कि हम अपना पीआर मेंटेन करते हैं और मेरे तो ये संपर्क में है। जैसे आप बातचीत करेंगे लोगों से तो लोग ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी मेरे संपर्क में हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी संपर्क होता रहता है, या मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसा ऐसा। तो आप देखेंगे कि एक प्रवृत्ति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि किसी भी सोसाइटी में प्रिविलेज्ड जो प्राधिकृत है, प्राधिकृत के साथ खड़ा होने वाले लोग आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मुद्दा यह है कि जो कमजोर है, जो वंचित है, जो डिप्राइव्ड है, उस डिप्राइव्ड व्यक्ति के साथ कौन खड़ा होता है, और जब प्रश्न न्याय और अन्याय का हो तो कौन खड़ा होता है, ये उससे भी बड़ा क्या है, पेचीदा सवाल है। क्योंकि जिसके पास कोई कांटेक्ट नहीं है, जिसके पास कोई पहुंच नहीं है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, वो कई बार अपनी न्याय की लड़ाई भी नहीं लड़ पाता है। हमारा जो संविधान है वो सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय का डिसीजन से कैसे क्या कनेक्शन है? सामाजिक न्याय के मूल्य के अनुसार एक आरएएस ऑफिसर जब काम करता है तो उसको किन बातों को ध्यान में रखना है? क्योंकि सोशल जस्टिस तो एक वैल्यू है, और वो सोशल जस्टिस के वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहा है तो उसे क्या करना है? कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए जब वो निर्णय लेगा तो वह निर्णय सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होगा। जो समाज का जो कमजोर तबका है, तो कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप लिया जाने वाला निर्णय भी नैतिक निर्णय होता है। तो यहां पर चौथा पॉइंट कि कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप लिया जाने वाला निर्णय भी
नैतिकता के महत्वपूर्ण कारक को अपने भीतर शामिल करता है। उदाहरण से आप बात समझिए कि एक कोई बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, जिस संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन है, कोई टीका है, जो टीका क्या है सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, और एक अधिकारी है जिसके सामने एक ऐसी परिस्थिति आती है जो ये सब टीके का जितना भी प्रबंधन है, जो परियोजना है, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनको देख रहा है। उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें जिस गांव में वो टीका लगा रहा है, तो गांव के जो अध्यक्ष हैं, गांव के जो सरपंच हैं, मुखिया हैं, जो प्रधान हैं, उनके किसी खास व्यक्ति को भी टीके की आवश्यकता है, उसको भी टीका नहीं लगा है। और उसी गांव का एक बहुत गरीब आदमी है जिसको क्या है टीके की आवश्यकता है, जिसको भी क्या है टीका नहीं लगा है, और वो भी निवेदन बार बार कर रहा है कि हमें भी क्या है टीका लगा, हमें भी क्या है टीका लग जाए तो इससे मेरा बचाव हो सकता है। डिसीजन मेकिंग से संबंधित ये सवाल जो है वो आईएएस के सीसैट के इंट्रोडक्शन के बाद डिसीजन मेकिंग को चेक करने के लिए सवाल क्या है पूछा गया। तो एक उत्तर यहां पर यह है कि गांव में जो सरपंच है वो सरपंच के नजदीकी व्यक्ति को टीका लगा देंगे, क्योंकि अगर गांव के सरपंच को उस नजदीकी व्यक्ति की वजह से अगर कोई संक्रमण होता है तो पूरे गांव के जो भी पंचायती राज व्यवस्था और उससे जुड़े हुए कार्य हैं उस पर असर होगा। एक विकल्प ये है। तो एक विकल्प उसमें ये था कि गांव के जो अध्यक्ष हैं, ग्राम सभा के जो ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उनको क्या है ये टीका लगा दिया जाए। दूसरा विकल्प ये था कि टीके के लिए जांच किया जाए और उस जांच के बाद क्या है टीका लगा दिया जाए। और कुछ ऐसे उत्तर देने वाली किताबें हैं, जैसे प्रयागराज से एक घटना चक्र निकलती है, उसने यही उत्तर दे दिया कि जांच करेंगे। लेकिन इस सोचने वाली बात यह है कि क्या यह उत्तर तार्किक रूप से सही है? किसी भी संक्रामक रोग के बारे में आप ये कैसे जांच करके डिसाइड कर लेंगे कि राम को पहले संक्रामक रोग होगा कि पहले श्याम को होगा? क्या सर्दी जुकाम के बारे में आप मुझे जांच करके ये बता सकेंगे कि मुझे पहले सर्दी जुकाम होगा कि आपको होगा? ये तो क्यूरेटिव संदर्भ, दरअसल क्या है प्रिवेंटिव चीजों के संदर्भ में आप कैसे ये डिसाइड कर लेंगे? आप ये डिसाइड मेडिकली कर ही नहीं सकते। तो ये जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद टीके की आवश्यकता किसको है, ये आवश्यकता वाला जो तर्क है ये गलत है। आवश्यकता आधारित सामाजिक न्याय का सिद्धांत जो है उसकी तुलना में जो कमजोर वर्ग है, जिसकी परिस्थिति कमजोर है, उसके आधार पर सामाजिक न्याय का सिद्धांत अब ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो नीड बेस्ड सोशल जस्टिस का सिद्धांत था वो मार्क्स ने दिया था, और वो सिद्धांत अब नहीं माना जाता, रॉल्स का सिद्धांत माना जाता है। रॉल्स का जो सिद्धांत है वो है कि हीनतम स्थिति में पड़े हुए लोगों के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो इसके अनुसार ये टीका जो गांव का सबसे वंचित व्यक्ति है, बिना सोचे समझे हम उसको दे देंगे। अब आपको बहुत सारे उत्तर बताए गए होंगे, उस उत्तर में यह कहा गया होगा कि हम जांच कराएंगे, लेकिन जांच कराने का क्या तार्किक आधार है? आप किसी भी इन्फेक्शस डिजीज में कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन करके, कभी भी कोई टेस्ट करा के, ये कभी भी वल्नरेबल कौन ज्यादा है इसको कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते कि किसको होने की संभावना ज्यादा है। तो
एक बचा हुआ टीका, एक अनार दो बीमार, या दो उसके क्या है चाहने वाले हैं, एक बचे हुए टीके को मैं जब गांव के सबसे कमजोर वर्ग को, जो अभ्यर्थना कर रहा है कि उसे यह टीका दे दिया जाए, मैं उसको दे दूंगा। किस आधार पर? क्योंकि मुझे यह पता होना चाहिए कि कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, कमजोर वर्गों के प्रति जो दया है वो सामाजिक न्याय के सिद्धांत का व्यवहारिक मूल्य है। और यूपीएससी में एथिक्स की तैयारी करने वाले बच्चों को ये इंटीग्रिटी के साथ, और जो भी इम्पार्शियलिटी है, नॉन पार्टीजनशिप है, भेदभाव रहितता है, निष्पक्षता है, सत्यनिष्ठा है, उसके साथ ये 6-7 मूल्य हैं स्पेसिफिक रूप से पढ़ाए जाते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला? जब कोई आरएएस किसी परियोजना, किसी योजना, किसी कार्यक्रम को लागू करते समय कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप निर्णय लेता है, तो वह निर्णय क्या होता है? नैतिक होता है। क्योंकि कमजोर वर्गों के प्रति संवेदन, एक देखिए कि सबको बराबर मानना हर परिस्थिति में ठीक नहीं होता। अंधेर नगरी हो जाएगी, चौपट राजा हो जाएगा। सभी लोग हर परिस्थिति में बराबर नहीं होते। घर में जब कोई बीमार होता है तो घर के पूरे रिसोर्स कई बार उस बीमार व्यक्ति पर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि एक परिवार के भीतर स्वस्थ व्यक्तियों का समूह और एक बीमार व्यक्ति का जो ग्रुप है, उसमें अब यह कहा जा रहा है कि बीमार व्यक्ति वीकर है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए यह है सोशल जस्टिस का, जो सोशल जस्टिस है, उस सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब आप डिसीजंस लेंगे, उसमें आपको वीकर सेक्शन के पक्ष में आपको फेवर करना होगा, आपको वीकर सेक्शन के लिए ध्यान देना होगा। तो आज से ये जो टीका वाला सवाल है कि मैं जांच करवाऊंगा और जांच करवा कर मैं ऐसे किसी व्यक्ति को टीका दूंगा जिसकी आवश्यकता, जिसको सबसे ज्यादा है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो अल्टरनेटिव लिया जाएगा, ये अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय का जो आवश्यकता आधारित सिद्धांत जो है, आवश्यकता आधारित जो सिद्धांत था, और सामाजिक न्याय का जो उपयोगिता आधारित जो सिद्धांत था, उस उपयोगिता आधारित सिद्धांत को अब स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि सामाजिक न्याय का जो है वह सिद्धांत जिसमें कमजोर वर्गों के पक्ष में भेदभाव की बात कही जाती है, विशेष आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखने की बात जो कही जाती है, ये विशेष आवश्यकताओं, स्पेशल रिकॉग्निशन टू स्पेशल नीड्स की जो विशेष आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखने की जो बात की जाती है, इसको क्या है? ज्यादा बल दिया जाता है। आवश्यकता आधारित जो सिद्धांत है, जो नीड बेस्ड सोशल जस्टिस की जो थ्योरी है, नीड बेस्ड सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, और इसके साथ ही जो यूटिलिटी बेस्ड जो सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल है, ये इसके बजाय जो है, जो फेयरनेस बेस्ड सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल है, वो रॉल्स के द्वारा क्या है? प्रतिपादित किया गया कि फेयरनेस को इन्होंने, निष्पक्षता को सोशल जस्टिस कहा। तो ये मार्क्स का सिद्धांत था, ये बेंथम और जेएस मिल का सिद्धांत था, जेएस मिल का जो सिद्धांत था, और ये जो निष्पक्षता वाला सिद्धांत है, ये रॉल्स का सिद्धांत है। इसलिए
कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप जब आप निर्णय लेते हैं तो आपका निर्णय क्या होता है? नैतिक होता है। क्योंकि समाज में मजबूत या प्राधिकृत जो वर्ग है, उस प्राधिकृत वर्ग के पक्ष में निर्णय लेना कोई न्याय नहीं है, किसी भी प्रकार का न्याय नहीं है। वो अपने हितों का स्वयं देखभाल कर सकता है। जो गांव में जो प्रधान का प्रिय पात्र है, जो प्रधान का, सरपंच का, मुखिया का जो चम्मच है, उसके हितों का ध्यान तो प्रधान खुद ही रख लेगा, दूसरे गांव से टीका मंगवा कर उसको दे देगा, अधिकारी को लगातार कहकर दिलवा देगा। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसके पास इतनी पहुंच नहीं है और न उसके पास पैसा है। इसलिए एकदम क्लियर कट कमजोर वर्ग को के हितों में ध्यान में रखकर क्या है, निर्णय लिया जाना चाहिए। अब यहां पर मैंने आपको ये तीसरा चौथा पॉइंट बताया। फिर पांचवा पॉइंट क्या लिखा जाएगा इसमें? पांचवा पॉइंट ये लिखा जाएगा कि देखिए, जो नैतिक संहिताएं होती हैं, आचरण संहिताएं होती हैं, जो कानून होता है, जो संविधान होता है, उसमें जो सिद्धांत शामिल होते हैं, जो उसमें करना और नहीं करना, ये सब जो निर्देश दिए जाते हैं, जो उसमें मूल्य और आदर्श होते हैं, जब हम उनको भी ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं तो निर्णय भी नैतिक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आईएएस ऑफिसर को या एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964। अब उसमें अगर यह बात कही गई कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सत्यनिष्ठा के अनुसार कार्य करेगा, प्रत्येक व्यक्ति हितों के टकराव से बचेगा, तो यहां पर उसके अनुरूप कार्य करना भी नैतिकता के तत्व को शामिल करता है। वो भी निर्णय क्या होगा? नैतिक निर्णय होगा। तो हम लोग यहां पर यह कह सकते हैं कि नैतिक संहिताओं में, जो नैतिक संहिताओं और इसके साथ ही आचरण संहिताओं में, कानूनों व संविधान में शामिल सिद्धांतों, विधियों इसके साथ, या सिद्धांतों, विधि निषेध, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मूल्यों व आदर्शों जैसे वाह्य कारक भी नैतिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार कानून भी हमें नैतिक बनाता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। कन्या भ्रूण हत्या केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, वो नैतिक बुराई भी है। एक मां, एक माता पिता जब किसी गर्भ में पल रहे किसी भ्रूण को इस आधार पर उसका मर्डर करते हैं कि वो कन्या लिंग है, वो फीमेल है, तो ये केवल और केवल कानूनन ही गलत नहीं है। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, प्री कंसीव प्रीनटाल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट 1994 के तहत ही गलत नहीं है, ये नैतिक रूप से भी गलत है। जब कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है तो केवल ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत ही गलत नहीं है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत ही गलत नहीं है, यह नैतिक रूप से भी गलत है। जब कोई व्यक्ति दहेज लेता है तो यह दहेज निरोधक कानून 1961 के तहत ही गलत नहीं है, यह नैतिक रूप से भी गलत है। इसका मतलब कानूनों में भी नैतिक मूल्यों का समावेश हो सकता है। इसका मतलब यह है कि संहिताओं में भी कुछ ऐसे नियम बताए जा सकते हैं जो नैतिकता को ध्यान में रखकर हो, और इसीलिए उनको नैतिक संहिता भी कहते हैं। इसलिए आरएएस की तैयारी करने वाले प्रिय बच्चों, इसमें नैतिक संहिता भी
दरअसल किसी भी निर्णय को नैतिकता से युक्त करती है। और इस प्रकार कंक्लूजन क्या होगा कि व्यक्ति की गरिमा की मानववादी चिंता, जनहित के प्रति उत्तरदायित्व, कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखने वाला सामाजिक न्याय का सिद्धांत और नैतिक संहिताओं के अनुरूप जब हम निर्णय लेते हैं तो निर्णय क्या होता है, नैतिक निर्णय होता है, वो एथिकल डिसीजन मेकिंग होती है। देन यू मस्ट आइडेंटिफाई व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ द इथिकल डिसीजन मेकिंग। ये इसेंशियल फैक्टर्स है। अब आप यहां पर आप देखिए कि क्या क्या इसेंशियल फैक्टर्स मैंने बता दिए। यहां पर मैंने सबसे पहले ये बताया कि भाई आंतरिक कारक होते हैं जो हमारी अंतःचेतना को प्रभावित करते हैं, बाह्य कारक होते हैं। तो लास्ट वाला जो हमने संहिता वाला पॉइंट लिया वो बाह्य कारक का लिया। इसमें पहला हमने लिया कि भाई प्रशासनिक अधिकारी या जो लोक सेवक होते हैं, ये जो लोक सेवक हैं इनके निर्णय कब नैतिक होते हैं, जब वो व्यक्ति के गरिमा, अधिकार, व्यक्ति को स्वयं में साध्य मानने वाले, व्यक्ति की मनुष्यता को साध्य में मानकर जब वे निर्णय लेते हैं तो वो क्या है, वो नैतिक निर्णय होता है। जैसे कि एक व्यक्ति का जीवन या उसकी जान अगर खतरे में है तो चाहे जितना पैसा रुपया खर्च हो जाए उसको बचाने की कोशिश की जाती है। और ये आप जितने भी डिसास्टर्स भारत में आते हैं, आपदाएं आती हैं, उसमें आप देखेंगे कि प्रशासन इसी बात को ध्यान में रखकर काम करता है। किसी कोयला खदान में किसी मजदूर के भीतर फंस जाने पर, चाहे वो एक ही मजदूर क्यों ना हो, कभी भी ये नहीं कहा जाता कि आप एक्स ग्रेशिया अमाउंट परिवार को लेकर ले जाकर दे जाइए और मजदूर को वहीं पर फंसा रहने दीजिए। इसका मतलब कि कुछ फैसलों में हम मानव जीवन के आधार को जब ध्यान में रखते हैं तो फैसले क्या हो जाते हैं, नैतिक हो जाते हैं। तो यहां पर ये आपको बताया गया। फिर आपको यह बताया गया कि आप उत्तरदायित्व तो अगर रखते हैं और ये उत्तरदायित्व तो अगर जनहित के प्रति है तो आपके जो निर्णय है उसमें एथिकल डिसीजन मेकिंग आ गई। अगर आप कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हैं और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप निर्णय लेते हैं तो आपके निर्णय क्या है, नैतिक हो जाते हैं। और जब आप नैतिक संहिताओं को, आचरण संहिताओं को, कुछ कानूनों को, संविधानों में जो शामिल आदर्श, सिद्धांत, मूल्यों को ध्यान में रखते हैं तो आपके निर्णय क्या हो जाते हैं, नैतिक निर्णय हो जाते हैं। फिर यहां पर आपसे एक और सवाल है, इस सवाल का एक टेल भी है। क्या है कि अगर नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो तो आप किस प्रकार इसका समन्वय करेंगे। यहां पर इस सवाल को भी हम लोग यहां पर देखते हैं कि अगर नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो। यहां पर एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि एक आरएएस के ऑफिसर हैं, ये व्यक्ति जो है आरएएस के ऑफिसर हैं, ठीक है, और इन अधिकारी महोदय का ट्रांसफर कर दिया गया, इनका तबादला कर दिया गया, इनका ट्रांसफर कर दिया गया। और ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं, बहुत ही सत्यनिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत ही कर्तव्य परायण अधिकारी हैं। जब इनका तबादला किया गया तो ये तबादला करने का जो निर्णय है ये प्रशासनिक निर्णय है। और जिस समय इनका तबादला किया गया उस समय ये एक महत्वपूर्ण जांच कर रहे थे जिसमें एक मंत्री के जो रिश्तेदार हैं या मंत्री के कुछ जो साथ के लोग हैं वे फंस सकते थे। यहां पर अगर उनको महत्वपूर्ण जांच करने से रोका नहीं जाता तो इस तरह के भ्रष्टाचार को या इस तरह की सांठगांठ आधारित भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलती, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह एक नैतिक निर्णय होता। अब प्रशासनिक निर्णय क्या है, ट्रांसफर का, और नैतिक निर्णय क्या है कि ट्रांसफर न किया जाए। ऐसी स्थिति में जब विरोध पैदा होगा तो उस विरोध का समन्वय कैसे आप करेंगे।
एक यहां पर समन्वय यह हो सकता है कि अपने उच्च अधिकारियों को इस स्थिति से अवगत किया जाए, कराया जाए, बातचीत किया जाए, संवाद किया जाए और इस बातचीत में इस बात को यह कहा जाए कि आगे के लिए चीजें ठीक नहीं है। लेकिन अगर बातचीत के द्वारा भी ट्रांसफर नहीं रुकता है तो ऐसी स्थिति में जब प्रशासनिक अनुशासन की बात आएगी तो उस अनुशासन के आधार पर ट्रांसफर के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यहां पर यह है कि इससे व्यक्तिगत रूप में आपको तात्कालिक रूप में असुविधा होगी, लेकिन अगर दीर्घकालिक रूप में देखा जाए तो आपकी एक ऐसी छवि बनेगी जिसमें आपने ट्रांसफर तो स्वीकार कर लिया लेकिन आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। जैसे आप ये भी हो सकता है कि बातचीत करने के बाद आपने कहा कि साहब जो आप जांच में जैसी रिपोर्ट चाहते हैं मैं वैसी ही रिपोर्ट दे दूंगा, लेकिन आपसे मैं एक अपेक्षा ये रखता हूं कि मेरा ट्रांसफर ना हो। आप यहां पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आपने बिना कंप्रोमाइज किए हुए, यहां पर बिना कंप्रोमाइज किए हुए, बिना समझौता किए हुए आप अपने सिद्धांतों से जब अटूट रहते हैं तो इसी को कहते हैं सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, कि आप अपने सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों के प्रति क्या है, इंटेग्रल हैं। और जब आप अपने आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति इंटेग्रल होते, सत्यनिष्ठा रखते हैं, तो आपको इसकी शॉर्ट टर्म कीमत, शॉर्ट टर्म पेन जो है ये उठाना पड़ेगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म एक गेन आपको मिलेगा। और वो लॉन्ग टर्म गेन क्या होगा कि ये सब चीजें काउंट की जाती हैं, और इसीलिए जब कोई बहुत महत्वपूर्ण पद होता है वहां पर जब अधिकारी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है तो उस ट्रैक रिकॉर्ड में यह देखा जाता है कि अधिकारी कहीं दागदार छवि का तो नहीं है, अधिकारी ने कहीं कोई ऐसा कंप्रोमाइज तो नहीं किया है जिस कंप्रोमाइज में यह दिख रहा हो कि आगे वो इस महत्वपूर्ण पोस्ट पर भी दबाव पड़ने पर झुक जाएगा, कंप्रोमाइज कर लेगा। दबाव के सामने नहीं झुकना ये आपके प्रिजर्वेंस को भी दिखाता है, दृढ़ निश्चय को भी दिखाता है, सत्यनिष्ठा को भी दिखाता है। तो इसलिए यहां पर कि अगर प्रशासनिक निर्णय नैतिक निर्णयों के विरुद्ध हों तो उन विरुद्ध प्रशासनिक निर्णयों को दीर्घकालिक लाभ और हितों को ध्यान में रखते हुए हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये यहां पर क्या है कि बातचीत एक माध्यम है जिसमें अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाए, और इसके साथ ही क्या है, कुछ दीर्घकालिक रूप से प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय या कुछ तरीके क्या है ऐसे हासिल किए जाएं जिससे अपने कार्यों को आप कर सकें। लेकिन अगर ये लगता है कि चीज़ें रिकॉन्सिल नहीं हो सकती और समझौता करना पड़ेगा तो कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों पर समझौता नहीं करना चाहिए, और ये चीज़ें उस समय नुकसानदेह होंगी लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें क्या होंगी, फायदा पहुंचाएंगी। जैसे साइरस और टाटा के विवाद में आपने अगर पूरी स्टोरी पढ़ी होगी तो साइरस का कहना था कि टाटा डोकोमो का जो समझौता टूटा तो टाटा ने डोकोमो से अलग होने के बाद जो एक प्रॉमिस किया था कि वह उसकी इतनी भरपाई करेगा, टाटा को जब लीड कर रहे थे साइरस तो वो डोकोमो को कंपनसेशन में जो राशि पहले प्रॉमिस की गई थी उसको देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन रतन टाटा को ये बात बहुत बुरी लग गई और रतन टाटा ने ये कहा कि भाई प्रॉमिस हर हाल में क्या है, पूरा होना चाहिए, प्रॉमिस हर हाल में पूरा होना चाहिए। इससे क्या है, टाटा की एक छवि बनती है। इसलिए टाटा बाल्टी भी बनाता है तो भी उसे खरीदते हैं लोग, और टाटा अगर एक बहुत टेक्नोलॉजिकली इफिशिएंट न सही लेकिन अगर वो इंडिका कार भी बना देता है तो
तो भी लोग उसे टाटा के नाम पर क्या है खरीद लेते हैं। आप जानते होंगे कि इंडिका कार अब मार्केट से गायब है, लेकिन वो टाटा की इमेज थी कि टाटा सामान खराब नहीं बनाता है। इसका मतलब ये है कि कई बार इकोनॉमिक जो वैल्यूज होते हैं, उन वैल्यूज से हमें ये दिखता है कि हमें फायदा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में भले हमें फायदा हो जाए, लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। और इसलिए अगर प्रशासनिक निर्णय और नैतिक निर्णयों के बीच में टकराव होता है, तो वैसी स्थिति में बिना समझौता किए हुए नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्णय करना ठीक होगा। और प्रशासनिक निर्णयों के विपरीत भी नहीं जाया जा सकता। जो प्रशासनिक निर्णय है वो निर्णय क्या है, नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, तो भी उसे क्या है स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। ये है RAS 2021 का वो प्रश्न, जो बहुत अच्छा प्रश्न था, जो 10 मार्कर में पूछा गया। और इसके आंसर के पॉइंट्स ही केवल मैंने नहीं बताए, बल्कि आपको विधिवत विस्तृत रूप में समझाया भी गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस पूरे डिस्कशन से बहुत अच्छी मदद मिलेगी और आप एक अच्छा उत्तर ऐसे सवालों का फ्रेम करने में बहुत क्या है कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।